सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल आईबीएस की एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये है स्ट्रेटेजी रैंकर्स की, उन रैंकर्स की जिन्होंने आईबीएस के टफेस्ट पेपर में कहीं ना कहीं 70 प्लस मार्क्स स्कोर करे। किसी ने 78, किसी ने 76 और किसी ने 73। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने डिस्कस किया आप ही के सीनियर से जिनका नाम है सीए तेजस मुंडाडा, जिनके AIR 2 आई थी। देन वी हैव सीए हार्दिक जैन, जिनकी आई AIR 7, और सीए पलक बंसल, जिनकी आई AIR 11। वो भी कब सर? सितंबर 25 एग्जाम, जब आईबीएस का टफेस्ट पेपर आया। तो मैंने इनसे पूछा क्या थी इनकी आईबीएस की एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, क्या मटेरियल्स इन्होंने कैरी करे, क्या इनकी अप्रोच थी जिससे ये आईबीएस में इतने अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक अच्छे सीए स्टूडेंट की तरह वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक करके। एंड सर, इस पे लाइक टारगेट रखते हैं कितना? मैंने कहा 400 लाइक्स का। इस पे लाइक टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको फटाफट अचीव करा दोगे। सबसे पहले सर सवाल आता है, हमें क्या बुक्स कैरी करनी है। तो देखो, जो भी आपकी फैकल्टी की बुक्स है जिस पे आपको अच्छा कंफर्ट है वो कैरी करो। एंड इसी के साथ आपने कैरी करना है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आप कैरी करके ले जाओ, क्योंकि आप ऐसा समझो आईबीएस बीइंग एन ओपन पेपर, आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। आपको यहां पे कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तो एग्जांपल दे देता हूं क्यों आपको स्टडी मटेरियल कैरी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफआर की बात करूं, पास्ट एग्जाम्स में इंड एस 40 के डिस्क्लोजर पूछे गए जो कई फैकल्टीज की बुक्स में मिसिंग थे। इसी तरह इंड एस 38 की एक थ्योरी पूछी गई जो फैकल्टीज की बुक्स में मिसिंग थी। तो एफआर का स्टडी मटेरियल ले जाना जरूरी है। दूसरी चीज, एएफएम में जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं ना, उनकी थ्योरी जो होती है प्रॉपर डिटेल में कई फैकल्टीज की बुक्स में कवर नहीं होती। तो अगेन स्टडी मटेरियल ले जाना जरूरी है। ऑडिट में अब तक ये दिक्कत नहीं आई। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये बताया कि भाई हमको सर आपके नोट्स के अलावा कुछ भी स्टडी मटेरियल रेफर नहीं करना पड़ा। बट अगेन मैं क्या कह रहा हूं, कोई रिस्क नहीं लेने का। ऑडिट में भी आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल कैरी करो विद माई बुक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। डीटी में अगेन लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट आया था, ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स को कैसे सेलेक्ट करना है। अब ये वाली भी जो थ्योरी है मोस्टली फैकल्टीज की बुक्स में नहीं रहती। तो जिसके पास स्टडी मटेरियल था उस बच्चे ने चौके लगा दिए एग्जाम में। एंड लास्ट में आता है आईडीटी। इसके भी कई बार फॉर्म नंबर वगैरह पूछ लेते हैं जो फैकल्टीज की बुक्स में मिसिंग रहता है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, सर आप फैकल्टी की बुक्स तो कैरी करो, बिकॉज उस पर आपका एक अच्छा कंफर्ट होता है, उस पर आप बेटर प्रेजेंट कर पाओगे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी कैरी करना चाहिए आईसीआई का, ताकि अल्टीमेटली जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर कुछ ऐसा पूछ लिया गया जो आपके फैकल्टी की बुक्स में कवर्ड नहीं है, फिर भी आप उसको स्टडी मटेरियल से देख के लिख पाओगे। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। तो ये बुक्स आपने सबसे पहले कलेक्ट करके अपने पास रखनी है। फिर आपने क्या करना है, इंडेक्स रखना है। जो आपका इंडेक्स है हर सब्जेक्ट का वो आपने रखना है। इंडेक्स का प्रिंट आउट ले लो फटाफट। ठीक है सर। और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, देखो जो आपके टॉपिक्स ऑलरेडी आप सीए फाइनल में कवर कर चुके हो, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, यहां पे आपको वापस कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप इनका इंडेक्स गो थ्रू कर लो, एक बार फटाफट इंडेक्स गो थ्रू कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कौन से चैप्टर में क्या क्या कवर्ड है। वैसे अभी आपने जस्ट एग्जाम दिया तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट जिन बच्चों ने ग्रुप 1 पहले दिया था और अब ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा जो भी आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं इनका एक बार इंडेक्स अच्छे से गो थ्रू करके ही एग्जाम हॉल में जाना। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। प्लस मान लो कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है जो इंडेक्स में कवर्ड नहीं है। वैसे तो जितनी जो भी फैकल्टीज ने इंडेक्स दिया उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट का इंडेक्स दिया है, ठीक है। ऑडिट का इंडेक्स कहां मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडेक्स शेयर कर रखा ऑडिट का। ठीक है सर। तो जो भी ऑडिट का इंडेक्स है उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं। मान लो फिर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है जो इंडेक्स में कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपनी किताब में स्टिकी नोट लगा सकते हो। वो बच्चों की किताबें होती है ना, उसमें से बाहर से ऐसे स्टिकी नोट निकल रहे होते हैं, हाँ सर, उस पर लिखा होता है कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है। तो उस तरह के आप स्टिकी नोट्स अपनी बुक में यूज कर सकते हो इफ यू फील देयर इज एनी कॉन्सेप्ट जो इंडेक्स में मिसिंग है। ठीक है सर। प्लस मुझे किसी एक दोस्त मेरे स्टूडेंट ने बताया, यही हार्दिक जैन ने ही बताया, कि कॉस्टिंग का मार्केट में एक इंडेक्स है जिसमें ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। तो कॉस्टिंग क्योंकि आपका कोर पेपर नहीं है, तो अगर मान लो कॉस्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट आता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है वो बुक में कहां है। तो एक ए टू जेड वाला इंडेक्स है जिसमें ए टू जेड सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, फिर उस टॉपिक को देखना है और उस पेज पे जाना है और आपको फटाफट उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आईसीआई के मटेरियल में दे रखा है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन मिल जाएगा, केस स्टडी दे रखी है तो केस स्टडी मिल जाएगी। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द स्टडी मटेरियल। अब ये जो कॉस्टिंग वाला इंडेक्स है अगेन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरे पास हार्दिक से आ जाता है। ठीक है सर।
अब सर हमें स्पेशल फोकस देना है ऑन लॉ एंड कॉस्टिंग। आप ये मानो, मुझे जो अभी बच्चों से पता चला बात करके, लॉ कॉस्टिंग की वेटेज पहले बहुत कम होती थी। जब पहली बार आईबीएस का पेपर आया मई 24 में, ठीक है सर, इस टाइम पे लॉ कॉस्टिंग की वेटेज काफी कम होती थी। बट धीरे धीरे करके ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉ कॉस्टिंग की वेटेज बढ़ा रहे हैं। पिछली बार जो एग्जाम्स हुए, आई थिंक अराउंड 35 to 40 मार्क्स का लॉ कॉस्टिंग पूछा। तो मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज आप इसको 30 मार्क्स तो एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, इतना तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब सवाल आता है लॉ कॉस्टिंग रिवाइज कैसे करना है। देखो कई बच्चों ने तो एसपीओएम के लिए हो सकता है अच्छे से पढ़ाओ, बट कई बच्चे वही है बदमाश, जो घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन आते थे उन्हीं को देख के चले गए और एसपीओएम में पास हो गए। अब सर लॉ कॉस्टिंग का क्या करें, बड़ा सिंपल गेम है। जो लॉ है उसमें आप क्या कर सकते हो, जितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसके लिए आप अपने जो भी फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हो उनकी रिवीजन वीडियोस देख लो, ठीक है सर। इसके अलावा जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, बिकॉज आप हर चीज की रिवीजन वीडियो नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो स्मॉल टॉपिक्स को फटाफट एक बार सेल्फ रीड कर लो कि मान लो अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो यू नो कि ये लॉ में कौन से टॉपिक के अंदर ये चीज कवर होती है, ये प्रोविजन लॉ के कौन से टॉपिक में आएगा, कौन से सेक्शन में आएगा, ठीक है सर। अब सर लॉ में मटेरियल क्या कैरी करें, अगर आपके पास अपने किसी फैकल्टी के नोट्स है तो आप वो कैरी करो, अगर फैकल्टी के नोट्स नहीं है तो जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है आप उसको कैरी करके चल सकते हो। अब बात आती है सर कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में जो मेन गेम आता है वो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं 2-3, ठीक है, फिर आते हैं 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है सर। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं, फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल। जो आईसीआई स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना। पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ये चीज एग्जाम में रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब सितंबर 25 का टफेस्ट पेपर आया तो इसमें भी आईसीआई ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सवाल था इसको रिपीट किया। सो चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे तो आपका काम बन जाएगा। अब सर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, तो अगेन आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर सकते हो सकता है आपको कुछ फैकल्टीज की वीडियोस मिल जाए जहां पे उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, तो मुझे हार्दिक ने बोली ये बात कि आप संकल्प कांस्तिया सर हैं, ठीक है, संकल्प कांस्तिया सर है, इन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप संकल्प सर की कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस वगैरह देख सकते हो। आई थिंक उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ रेफर करके चल सकते हो। अब सवाल आता है सर हम आईबीएस की केस स्टडीज की प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, हाउ शुड बी प्रैक्टिस द आईबीएस की केस स्टडीज। तो पहले मैं बता देता हूं पहली प्रायोरिटी क्या है पढ़ने की। पहली प्रायोरिटी है कि आप लॉ और कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पहले आप कॉस्टिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, फिर आप लॉ गो थ्रू कर लो। ये दोनों चीजें आपने सबसे पहली प्रायोरिटी पे पढ़नी है, रिवाइज करनी है, ठीक है सर। इसमें भी आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है, चीजों को समझ के चलना है। बिकॉज ओपन बुक एग्जाम है तो जैसे आप बुक ओपन करोगे आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है सर, तो याद नहीं करना, समझना है, ठीक है सर। फिर अगर आपके पास उसके बाद अब आपके पास टाइम बचता है, जो कि बचना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इस बार आपके पास 2 दिन है, जनरली कितना टाइम होता है 1.5 डेज होता है, तो क्योंकि इस बार आपके पास 2.5 दिन है तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बचेगा। तो अब सर वैसे तो प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए, बट मान लो आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी और आपका मन है कि मैं आखिरी में भी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाऊं, तो सर क्या प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, इससे आपको पता चल जाएगा आईसीआई की अप्रोच क्या है, ठीक है सर। बच्चों ने कहा मई 24 का पेपर बहुत लल्लू पेपर था तो आप उसको छोड़ सकते हो। नवंबर 24 से जो इन्होंने पेपर पूछे हैं उनकी क्वालिटीज थोड़ी अच्छी है, ठीक है। आज तक कभी आईबीएस का पेपर इजी नहीं आया, सिर्फ इजी पेपर मई 24 में आया था। नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड पेपर की क्वालिटी बहुत शानदार है, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हैं तो जो रीसेंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है सर। अब सर ये प्रैक्टिस करने का बेनिफिट क्या होगा, मैंने कहा बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपना टाइमर लगाओगे ना 1 घंटे का, हाँ सर, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी कि कैसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपकी राइटिंग की स्पीड कैसी होनी चाहिए, कितना आपको बुक से कॉपी करके लिखना है, कितना आपको खुद लिखना है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन इन द 1 आवर। मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा। और मैं आपको बताऊं ना, यहां पे जो आईबीएस का पेपर है, मोर देन कॉन्सेप्ट्स, ये यही देखना चाहता है कि आप रियल टाइम में दिमाग कैसे चलाते हो। जब आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है उस टाइम पे आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, यही आईबीएस चेक करता है। और मैं आपको बताऊं, जो स्विमिंग है ना, स्विमिंग वो किताब पढ़ने से नहीं आती, वो तैर के आती है, उसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। तो जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे 1 घंटा लगा के, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा,
कम से कम आप 2 से 3 पेपर तो भैया अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। 2 to 3 पेपर्स यू शुड मिनिमम प्रैक्टिस। 2 to 3 का मतलब है 2 पेपर भी कम से कम ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुलेगा, समझ आएगा चीजों के साथ कैसे डील करना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर आईबीएस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, जितना दिमाग खुला होगा उतने समझदारी से आप अपना पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे इन दोस 4 आवर्स, ठीक है। प्लस आप क्योंकि पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि मुझे क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करनी है, वैसे कैसे सिलेक्शन करनी है, क्या सोचना है वो मैं बताता हूं, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस का फायदा होगा आपको, ठीक है सर। एंड लास्ट में आती है हमारी पेपर राइटिंग स्ट्रेटेजी। अब पेपर राइटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं करना, आपने सिलेक्ट करनी है अपनी बेस्ट 4 केस स्टडी। अब सर ये जो बेस्ट 4 केस स्टडी है सिलेक्ट किसके बेसिस पे करें? देखो नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर पक्का पक्का सही होगा? सर वो है एमसीक्यू। बट पता है मैंने जब इन रैंकर से बात करी मुझे इनसे कुछ और ही सीखने को मिला। ये कहते हैं सर एमसीक्यूज के बेसिस पे ना सिलेक्ट करना बहुत टफ होता है क्योंकि एमसीक्यूज बहुत टेक्निकल आने लग गए हैं। एमसीक्यूज बहुत टेक्निकल आने लग गए हैं, उनको पढ़ के समझ ही नहीं आ सकता कि कौन से एमसीक्यूज अच्छे हैं, कौन से एमसीक्यू बेकार हैं। सबसे बढ़िया तरीका है इनके हिसाब से कि आप क्वेश्चंस के बेसिस पे करो, क्योंकि हर केस स्टडी में सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है सर। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है सर। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो सारी केस स्टडीज के और फिर देखो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें जो कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करें जिससे आप मोर कंफर्टेबल हो। अब हो सकता है आपको 4 में से 2 केस स्टडी तो पक्का पता चल गई, बट बाकी 2 केस स्टडीज में आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी 2 केस स्टडीज उठाऊं। सो बाकी 2 में अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी केस स्टडी उठाऊं, तो यहां पे भैया मेरे को एक रैंकर कहता है, वो भी पता है AIR 2 ने ये बात बोली, ठीक है। मैं चौंक गया ये बात सुन के। ही सेड यू शुड अप्लाई योर इंट्यूशन। आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन लगाओ कि आपको कौन सी केस स्टडी ज्यादा बेहतर लग रही है और इंट्यूशन के हिसाब से देन यू कैन सेलेक्ट, अगर आपको लॉजिकली समझ नहीं आ रहा किस केस स्टडी को चुनना है। अब सर ऑब्वियसली आपको हर केस स्टडी को 1 घंटा देके चलना है, बट आप अपने मन में ऐसा सोचो कि 1 घंटे से कम टाइम है, मेरे को इसको 1 घंटे से कम में कंप्लीट करना है। अगर ये सोचोगे 1 घंटे से कम में कंप्लीट करना है तो ही जाके 1 घंटे में कंप्लीट होगी। प्लस डोंट राइट टू मच और डोंट एम परफेक्शन, ठीक है। आप मोटा माटी अगर 85 to 90% अपना आंसर ठीक लिख रहे हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ड टू वर्ड एकदम आपको मैच करा के नहीं आना, मोटा माटी अपना आंसर ठीक लिख के आना है, ठीक है सर। इसके अलावा सर मान लो मेरे एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, 2A 2B और 2C। A और C मुझे बहुत अच्छे से आते हैं बट B नहीं आता, तो क्या मैं B को छोड़ दूं, बी को बाद में लास्ट में कर दूं? मैंने कहा नहीं, बी के लिए जगह छोड़ दो, बी के लिए जगह छोड़ दो, यानी 2B के लिए आप 4 से 5 पेज छोड़ सकते हो एंड बाद में आके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज A B एंड C दे शुड बी डन टुगेदर। आपने इनको साथ में ही करना है। मान लो लास्ट में आके आपको समझ में नहीं आ रहा बी में क्या आएगा, तो क्या हम बी को बिल्कुल ही छोड़ दें? भैया बिल्कुल तो कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं आपको बताऊं जो मुझे बेस्ट टिप मिली इन लोगों से कि राइट समथिंग रेलिवेंट एट द एंड, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। मेरे को एक बच्चे ने बताया कि सर लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था पॉर्टर 5 फोर्स एनालिसिस को लेके, कि आपको केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए पॉर्टर 5 फोर्स एनालिसिस के बारे में लिखना था। बच्चे ने उस क्वेश्चन में ना वो जो रेलिवेंट पैराग्राफ था जिसको ध्यान में रख के पॉर्टर 5 फोर्स एनालिसिस लगाना था, उस पैराग्राफ पे ध्यान दिया ही नहीं और अपने मन से पॉर्टर 5 फोर्स एनालिसिस की जितनी थ्योरी आती थी ना जो बुक में दे रखी थी वो फटाफट लिख दी। अब सर इसने पैराग्राफ को तो कंसीडर किया ही नहीं केस स्टडी के, फिर भी इसको 5 में से 5 मिल गए, इसने अपने क्वेश्चन को काटा नहीं, इसको पता चल चुका था ये गलत आंसर लिख चुका है, इसने पैराग्राफ को कंसीडर नहीं किया, फिर भी क्योंकि इसने 3 पेज भर दिए थे इसने अपने आंसर को काटा नहीं और ICAI ने इसको 5 में से 5 नंबर दे दिए। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, देखो जो आंसर आपको आ रहा है बहुत अच्छे से लिखो, अगर कुछ नहीं भी आ रहा ना वहां भी एंड में कुछ लिख के आना, वहां भी एंड में कुछ रेलिवेंट लिख के आना, पक्का आपको उसके नंबर मिल सकते हैं, ठीक है सर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये पूरी की पूरी जो केस मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, इन महारथियों से डिस्कस करके ये स्ट्रेटेजी का जो पन्ना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, क्लियर CA विद शुभम केसवानी, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है सर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी नहीं सकता बिकॉज अब तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, क्या फायदा इस चैनल का। हाँ सर, तो बस यही है, लास्ट पेपर गिव योर बेस्ट शॉट एंड आखिरी में बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, IBS का जो पेपर है, ठीक है, वापस बता रहा हूं, ये आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका माइंडसेट टेस्ट करता है। वापस बता रहा हूं, ये आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका माइंडसेट टेस्ट करता है। जो बच्चा उस 4 घंटे में एकदम कूल एंड काम माइंडसेट के साथ बैठेगा, ठीक है, जो बच्चा उस 4 घंटे में एक CA स्टूडेंट की तरह नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह बैठेगा, वो पेपर क्लियर कर लेगा।
तो आपके मन में ऐसा होना चाहिए, यार मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास मेरा दिमाग है, अब मुझे केस स्टडी को एनालाइज करना है और उसके हिसाब से मुझे अब आंसर दे के आना है जो बेस्ट बन सकता है। आपको परफेक्ट आंसर नहीं देना, जो आपसे बेस्ट हो सकता है वैसा आंसर देना है और आंसर दे के आना है, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, भले केस स्टडी कितनी भी बड़ी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। आपने क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो जो चीजें आप केस में स्कैन थ्रू कर सकते हो फटाफट फटाफट वो आपने करके आनी है। और ये चीज आप कब कर पाओगे, जब आप ये जो टाइम मिला है, ठीक है, बिफोर एग्जाम, ये जो आपको अभी का टाइम मिला है, इसमें अगर आप अच्छे से 2-3 केस सिनेरियोज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते, 2-3 केस सिनेरियोज नहीं, 2-3 एग्जाम पेपर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, डेफिनेटली यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल गोइंग टू द एग्जाम हॉल, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इट इज योर लास्ट पेपर, गिव योर बेस्ट शॉट। और आखिरी में बस यही बोलूंगा, अभी तक क्या बोलता था, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अब बस इतना सा बोलूंगा, खुशी से पढ़ेंगे, अब हम सीए बन के ही मिलेंगे, ठीक है। मिलने का मजा तभी आएगा जब सीए सिर्फ इस तरफ नहीं, एक सीए उस तरफ भी होगा। सो विश यू द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्जाम। लास्ट एग्जाम है, लिखना भी वैसे ही, गिव योर बेस्ट शॉट, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।